Assalamu alaikum. Today we are going to discuss IS 34 that is relating to interim financial reporting. ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड जो है अप्लाई होता है, एक पीरियड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है. ठीक है, मतलब वैसे हम नॉर्मली सुनते हैं कि इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कम डिस्क्लोजर्स होते हैं, कंडेंस डिस्क्लोजर होते हैं, वो बातें बिल्कुल ठीक है. लेकिन जो प्योर स्कोप है, जो एक सब्सटेंस है स्टैंडर्ड का, या जिसे आप कह रहे हैं कि इट्स सेंस ऑफ द स्टैंडर्ड है, वो है कि ये एक एनुअल पीरियड है. उससे हटकर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है. ठीक है, जैसे कि देखें, अब एक एनुअल पीरियड है अगर, तो उसमें तो आईएफआरएस कंप्लायंट अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर प्रेजेंटेशन वाली या जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो इस केस में तो वो सारे आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अप्लाई होंगे. ठीक है, और प्रॉपर जो IS 1 की प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो अप्लाई हो रहा होगा. ठीक है, IFRS 1 जो है वो अप्लाई हो रहा होगा. उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो रेडी कर रही होगी मैनेजमेंट, और ऑडिटर्स उनका ऑडिट कर रहे होंगे. लेकिन ये जो इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना, ये इसका ताल्लुक ये कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन अदर देन ईयर एंड, अदर देन फाइनेंशियल ईयर एंड कोई रिपोर्टिंग हो रही है. वो आपकी हाफ ईयर की रिपोर्टिंग भी हो सकती है. ठीक है, जो मोर एक स्टैंडर्ड का एक मटेरियल ऑब्जेक्टिव है, हाफ ईयर की रिपोर्टिंग भी हो सकती है, वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग भी हो सकती है, और वो जो है 9 महीने के 9 मंथली जो अकाउंट्स हैं उनकी रिपोर्टिंग भी हो सकती है. ठीक है, मतलब अदर देन फाइनेंशियल ईयर एंड आप जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अगर आप आईएफआरएस कंप्लायंट कुछ बना रहे हैं, स्टेटमेंट्स बनवा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IS 34 में कवर हो रही होती है. ठीक है, कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि मैनेजमेंट ने कोई लोन वगैरह लेना होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, कोई नया प्लांट एंड मशीनरी लगाने के लिए, कोई नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो बैंक्स को जो है 2 महीने के अकाउंट्स दे रहे होते हैं, 3 महीने की परफॉर्मेंस जो है दिखा रहे होते हैं, या 5 साल की या 3 साल की. तो वो और चीज़ें हैं. ठीक है, वो इन हाउस चीज़ें हैं, या वो इंटरनल पर्पस के लिए जो चीज़ें हैं वो हैं. अगर IFRS कंप्लायंट से मुराद ये कि IS 34 कंप्लायंट अगर आपने रिपोर्टिंग करनी है अदर देन ईयर एंड, देन यू गो फॉर IS 34 इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ठीक है, तो होपफुली आपको इसका जो है एक ऑब्जेक्टिव या स्कोप है वो समझ आया होगा. ठीक है, उसके बाद है स्कोप में क्या है, IS 34 अप्लाइज टू एंटिटीज required by legislation or other pronouncement or that elect to publish interim financial reports. ठीक है, अब देखें, हर कंपनी नहीं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती इंटरम की. प्राइवेट कंपनी है वो नहीं करती. ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज है वो नहीं करती. पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से. लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो करती हैं. ठीक है, लिस्टेड कंपनीज करती हैं, या और कोई भी कंपनी, प्राइवेट ही कंपनी क्यों ना हो वो बेशक, ठीक है, वो अगर वॉलंटरीली इसको अडोप्ट करे तो वो कर भी सकती है, इसमें कोई कैद भी नहीं है. ठीक है, लेकिन बस इसमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर कोई स्टेचुटरी ऑडिटर इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑडिट करेगा, देन वो रिपोर्ट देगा ISRE 2410 में. ठीक है, साथ में ऑडिट को भी लिंक करवा रहा हूँ आपको. लेकिन अगर कोई ऑडिटर जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है, तो वो अगर रिपोर्ट देगा, मतलब किसी कंपनी ने जो है वॉलंटरीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की है IS 34 की, तो वो फिर अपना ऑडिट करेगा ISRE 2400 में. ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट 2400 में. उसके बाद ये स्टैंडर्ड डज नॉट मैंडेट विच एंटिटी शुड प्रोड्यूस इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. स्टैंडर्ड नहीं कहता कि इन एंटिटीज़ को इंटरम रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करनी है, वो जस्ट दे आर प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस एंड रेस्ट बाकी जो चीज़ें वो छोड़ रहे हैं वो लेजिस्लेशन पर और प्रोनाउंसमेंट पर छोड़ रहे हैं कि उस एंटिटी की जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उस एंटिटी की जो
रेगुलेटरी बॉडीज हैं, अगर वो रिक्वायर कर रही हैं तो वो इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ जा सकते हैं। अदर्स क्या है, इंटरम पीरियड का डेफिनेशन क्या है कि फाइनेंशियल पीरियड शॉर्टर देन फुल ईयर, ठीक है, फुल ईयर से छोटा हो। छोटे होने से क्या मुराद है कि अगर एक कंपनी को 14 माह की अकाउंट बना रही है तो क्या वो भी इंटरम रिपोर्ट है? नहीं, उन्होंने कह दिया कि 12 महीने से छोटा हो, 9 मंथ का हो, 3 मंथ का हो, 6 मंथ का हो, ठीक है। और इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या होगी, आइदर आ कंप्लीट एज डिस्क्राइब्ड इन IS1, IS1 भी गाइड करता है, ठीक है, इंटरम रिपोर्ट के हवाले से। फुल जो रिपोर्ट होती हैं उसके हवाले से भी गाइड करता है कि आपकी बैलेंस शीट हो, ये हो फला, और साथ में इंटरम के लिए भी गाइड करता है। और कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद है जी, इफ कंप्लीट सेट इज पब्लिश्ड इन द इंटरम रिपोर्ट फुल कंप्लायंस विद IFRS इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप पब्लिश कर रहे हैं इंटरम रिपोर्टिंग के पार्ट में, देन यू हैव टू कंप्लाई विद फुल IFRS, ठीक है। If condensed set is published, the interim report is required to include at minimum. लेकिन अगर आप कंडेंस रिपोर्ट इशू कर रहे हैं, कंडेंस से मुराद ये कि चंद एक से भी मुराद ये है कि वो तमाम डिस्क्लोजर्स जो यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मटेरियल हैं और ज़रूरी हैं, अगर आपने वो शामिल ना किए तो इंफॉर्मेशन कैन बी मिसलेड, ठीक है। तो वो सारे अगर आप इशू कर रहे हैं, कंडेंस सेट दे रहे हैं, देन आपने ये मिनिमम चीज़ें तो ज़रूर इंक्लूड करनी है। वो क्या है, आपने कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देनी है, कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देनी है। अब इस केस में भी जाहिर बात है, जिस तरह फुल है स्टेटमेंट में आपके पास कंप्लीट सेट में चॉइस होती है ना कि आप कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को एक दो स्टेटमेंट बना लें या एक बना लें, मतलब आप एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना लें और एक स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना लें, तो दो बन जाएंगी। वरना आप एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सिंगल भी बना सकते हैं, जिसमें आप प्रॉफिट और लॉस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दोनों कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होनी चाहिए, कंडेंस। अब देखिए इन सब के साथ ना नाम कंडेंस आ रहा है। कंडेंस से मुराद ये कि दीज आर नॉट कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दीज आर द condensed financial statement that have been prepared under the guidelines of interim financial reporting IS 34। उसके बाद जी स्टेटमेंट्स होंगी, ये देखो ना, स्टेटमेंट तो आपने सारी ही बनानी है लेकिन कंडेंस फॉर्म में, उनके ऊपर आप हेडिंग में भी कंडेंस लिख रहे होंगे। मैं आपको एक कंपनी के अकाउंट्स दिखाऊंगा, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ भी रही होंगी। तो अब नोट्स की क्या सिचुएशन होगी, कितने नोट्स देने हैं, क्या करना है, तो ये भी स्टैंडर्ड कहता है कि आपने हेडिंग और सब टोटल वही यूज़ करनी है जो कि मोस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज़ हुई है, ठीक है। मतलब देखें ना, एक आपने इससे पहले मतलब एक ईयर एंड किया 31 दिसंबर 2023 का हाफ ईयर एंड था, लेकिन उसका फाइनेंशियल ईयर एंड था 30 जून 2023, ठीक है। और जो 23 में आपने हेडिंग सब टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज़ की थी ना, तो कोशिश करें आप वो यूज़ ज़रूर करें, एटलीस्ट वो यूज़ ज़रूर करें, ठीक है। ठीक है, हेडिंग और सब टोटल का जिक्र है, लाजमी नहीं है कि आप नोट्स भी सारे वही दें, वो डिस्क्रिप्टिव नोट भी सारे वही दें, नहीं। आप इन चीज़ों में आपके पास जो है मार्जिन है कि आप इनको स्किप कर सकते हैं या आप इनको एक 1 या 2 लाइंस में कंडेंस्ड फॉर्म में डिस्क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद है जी, सिलेक्टेड मिनिमम एक्सप्लेनेटरी नोट्स एक्सप्लेनिंग events and transactions significant to an understanding of the changes in financial position performance since last annual reporting date। नोट्स आपने वो लाजमी देने हैं कि जो कि अभी आपका जो मोस्ट रिसेंट ईयर एंड गुजरा था और अभी जो आप हाफ ईयर एंड पे खड़े हैं इस पीरियड में, लेट्स सपोज आपका ईयर एंड 30 जून 2024 था और अब आप हाफ ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, वो 31 दिसंबर 2024 की बनाए जा रहे हैं। तो इस केस में आपने क्या करना है कि आपने जो इस पीरियड में जो चेंजेस आई हैं, कोशिश करके वो नोट्स सारे जो हैं एक्सप्लेन करने हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट डालने हैं। Selected line items are notes if their omission would make the condensed financial statement misleading। आपने वो तमाम लाइन आइटम और नोट्स डालने हैं कि अगर जो आप नहीं डालेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, मिसलीडिंग हो जाएंगी।
बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इफ एप्लीकेबल ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, आपने बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस जो है अंडर IAS 33 आपने वो भी फेस पे लाजमी डिस्क्लोज करना है। ठीक है, अगर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल मतलब अगर कोई कंपनी वॉलंटरली, कोई प्राइवेट कंपनी इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने जा रही है तो आपको पता है उस केस में जो है ना उस पर IAS 33 अप्लाई नहीं होता, तो वो ना भी करे तो खैर है, लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो लाजमी करेंगी। उसके बाद है जी रिकग्निशन और मेजरमेंट, कि आप इसमें आइटम्स को कैसे मेजर करेंगे, किस तरह से लेके चलेंगे, कब रिकग्नाइज करेंगे, कब उनकी कैसे उनकी मेजरमेंट करेंगे, क्या मॉडल्स होंगे, तो उसके बारे में वो देखें। ब्रॉडर टर्म में क्या देखें कि ये जस्ट आपकी जो है कि आपकी फाइनेंशियल ईयर एंड की रिपोर्टिंग है ना उस तरह ही रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन इसमें आपने वही बेसिस एस्टिमेट जजमेंट्स जो ईयर एंड पे थे उन्हीं को फर्दर फॉरवर्ड लुकिंग वे में अप्लाई करना है, लेकिन यू आर गोइंग टू प्रेजेंट कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो कंडेंस्ड ही नोट आपने देने हैं। सबसे पहले क्या, अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग एसेट्स लाइबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी या आर सेम एज इन द मोस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए ना जैसे आपने स्टॉक लेट्स सपोज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेजर किया था लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, अब हाफ ईयर पे आके आप कह रहे हैं कि मैं जो है ना इसको फाइफो बेसिस पे या किसी और पे करूँगा। ठीक है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज है, आप या तो फिर इसको IAS जो है 8 के अंडर कवर कर लें, वरना आपने वही अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ करनी है जो कि ईयर एंड पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिनकी बेसिस पे फिगर्स को डिस्क्लोज किया था, अनलेस देर इज़ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर चेंज है तो ज़ाहिर बात है, आप लास्ट ईयर कोई और पॉलिसी थी, अब हाफ ईयर पे कुछ और आप चेंज कर रहे हैं तो आप कर लें इसको चेंज, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर ये जहन में रखें अगर अभी चेंज करना है ना तो फिर जो इस हाफ ईयर के बाद फ़ौरन फुल ईयर जो आएगा ना उसमें भी वो चेंज्ड पॉलिसी ही अप्लाई करनी है, वरना आप तो बस पॉलिसी चेंज करते रहेंगे कि हाँ फुल ईयर पे कुछ थी, हाफ ईयर पे कुछ कर ली, उसके बाद जो फुल ईयर आया तो कुछ कर लिया। नहीं, आपने फिर इसको कंसिस्टेंट, क्योंकि देखें पॉलिसीज अकाउंटिंग पॉलिसी होती ही क्या है, मटीरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन, हम नोट्स में भी लिख रहे होते हैं कि दीज पॉलिसी आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ये वो। ठीक है, कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी है आपने इनको। टैक्स रिकग्नाइज्ड बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आपने टैक्स कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आपने बाकी चीज़ें तो ठीक है पीरियड के हिसाब से रिकॉर्ड कर ली, अपने पीरियड में जो जो फॉल करती थी, जो इनकम एक्सपेंसेस रेवेन्यू एसेट लाइबिलिटीज़ आपकी थी, जो जजमेंट्स एस्टिमेट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फुल ईयर पे थी, उन्हीं की बेसिस पे आपने अब भी रिकॉर्ड कर ली। तो इनकम टैक्स आप कैसे देखें, क्योंकि इनकम टैक्स की एक तरीका तो ये है कि आप जिस तरह फुल ईयर की कंपटीशन बनाते हैं ना, आप हाफ ईयर की भी इसी तरह कंपटीशन बनाएं और वो कर लें। वरना आप क्या करेंगे, देख लें कि पिछले साल में टैक्स कितना लगा था, रेट क्या था, मतलब एक वेटेड एवरेज रेट निकाल लें और इस दफ़ा भी उस रेट को अपनी उस इनकम के हिसाब से प्रो रेट बेसिस पे जिस तरह भी आपने एक मतलब एक जजमेंट्स से या एक फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेट से आपको समझ आता है, टैक्स जो है रिकॉर्ड कर लें। टैक्स रेट चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर आर एडजस्टेड इन द सब्सिक्वेंट इंटरम पीरियड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अगर कोई टैक्स रेट चेंजेस हुए हैं तो वो आप ज़ाहिर बात है उनको फिर अपने पीरियड में इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी आपको समझ आ गई कि जो फुल ईयर पे थी मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थी आपने वही अप्लाई करनी अनलेस अनटिल की कोई चेंज आई है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है तो फिर आपने IAS 8 के अंडर जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है। उसके बाद एस्टिमेट क्या है कि इंटरम रिपोर्ट्स रिक्वायर अ ग्रेटर यूज़ ऑफ एस्टिमेट देन मैनुअल रिपोर्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही इसमें आपको ना ज़्यादा एस्टिमेट की ज़रूरत होती है, लेकिन बस ये जहन में रखिए कि वो एस्टिमेट जो आप लगा रहे हो दे शुड बी बेस्ड ऑन दी मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अक्सर होता है ना कि जैसे शुगर की कंपनीज हैं वो जब अपना स्टॉक मेजर कर रही होती हैं तो उनका ईयर एंड पे कम स्टॉक आ रहा होता है, सितंबर उनका ईयर एंड होता है शुगर का, लेकिन दिसंबर में ज़्यादा आ रहा होता है, क्योंकि देखें सितंबर में तो सीज़न ख़त्म हो चुका होता है सितंबर तक तो। ठीक है, स्टॉक सारा बेच दिया होता है कि थोड़ा बहुत पड़ा होता है जो कि उन्होंने स्टॉक में रखा होता है, लेकिन दिसंबर तक आते आते ना तो उनके पास हो सकता है पिछला भी कुछ स्टॉक पड़ा हो,
ठीक है। उसके बाद जो नया सीज़न स्टार्ट हुआ था नवंबर में, वो भी बनना शुरू हो गया हो, तो इसलिए उसकी कॉस्टिंग के लिए अब हम क्या करते हैं, एवरेज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो भी होती है पॉलिसी वही अप्लाई करते हैं जो पहले थी, लेकिन हम कुछ एरियाज़ में कि लेट्स सपोज पिछले दफ़ा प्रोडक्शन इतनी थी तो प्रो रेटा बेसिस पे 6 महीने की आप इतनी ले लें, ठीक है। पिछली दफ़ा हमने ये कंप्लीशन रेट लिया था, अब ये ले लें। इस तरह करके हम जो है ना एस्टिमेट्स वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी कॉस्ट इनकर्ड अनइवनली कि अगर कोई कॉस्ट है जो कि अनइवनली इनकर हो रही है, जैसे देखें ना बिजली के बिल हैं, लेट्स सपोज हमने क्या किया कि 12 महीने में इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना था, हमने हाफ ईयरली उसको जो है प्रोजेक्ट कर लिया कि इतना होगा। लेकिन देखें ये डिपेंड करता है कि क्या वो कोई सीजनल नेचर का बिजनेस तो नहीं कर रहे, कि क्या आपका हाफ ईयर है इसमें इसी में सीज़न चल रहा होता है ज़्यादा, तो इसमें बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। कॉस्ट मतलब अनइवनली इनकर हो रही है, कोई इवनली इनकर नहीं हो रही, ये नहीं हो रही कि हर पीरियड में हर मंथ में सेम है। तो इस केस में आपने क्या करना है कि एंटिसिपेटेड आर डेफर्ड ओनली इफ इट वुड बी पॉसिबल टू डेफर और एंटिसिपेटेड एट ईयर एंड। आप कॉस्ट को एंटिसिपेट कर लें, मतलब जजमेंट बेसिस पे ले लें, या कोई थोड़ी बहुत डेफर कर लें कि अनइवनली अगर इनकर्ड हो रही है तो, ठीक है। मतलब आपने हाफ ईयर पे कॉस्ट एक शो करवाई लेट्स सपोज 50 मिलियन की, जैसे ही हाफ ईयर ख़त्म हुआ है जनवरी महीना में कॉस्ट 100 मिलियन की होगी, और आपको पता भी था हाफ ईयर पे खड़े होके कि इस तरह होना है, तो आप उसको क्या करेंगे, कुछ कॉस्ट का पोर्शन जो है अपने पीरियड में मतलब एक सही एस्टिमेट की बेस पे वो रिकॉर्ड कर लें, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी जो फिर प्रेजेंटेशन है वो बरकरार रह सके। सीजनल, साइक्लिकल और ओकेजनल रेवेन्यू, revenue received during the year should not be anticipated or deferred where anticipation would not be appropriate at year end recognized as it occurs। revenue वगैरह आपने ना occurrence की बेस पे ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आप जिस तरह मतलब आपकी पॉलिसी है ना सेल की, आपने उसी बेसिस पे रेवेन्यू को एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड करना होता है। मतलब ये नहीं है कि एक रेवेन्यू का बस जस्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई गुड्स नहीं ट्रांसफ़र की, मतलब वो जो सेल की कंडीशंस होती हैं ना IFRS 15 के अंडर, वो 5 स्टेप जो पूरे नहीं हुए और आपने ना जो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, नहीं, आपने इनकर के बेसिस पे अक्रंस के बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। कंप्लायंस विद IAS 34 डिस्क्लोज द फैक्ट दैट इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइड विद IAS 34। आपने जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस हैं, उसमें ये बात डिस्क्लोज़ करनी है कि आप जो है ना इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फुल फ्लैज ना समझें, बल्कि अगर आपने ना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना, तो इससे पिछली जो मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो इनके साथ रख के पढ़े, ठीक है। मैं आपको दिखाता भी हूँ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपको इस चीज़ों की मज़ीद जो है ना वो क्लियरेंस हो जाएगी। अदर क्या है, फॉर हाईली सीजनल एंटिटी कंसीडर रिपोर्टिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर 12 मंथ, ठीक है। अगर कोई सीजनल एंटिटी है जैसे कि शुगर है, या जो बीट से शुगर बनाते हैं वो भी हैं, और इसी तरह अगर हम सीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेवरेज जो है एक सीजनल बिजनेस होता है इनका भी, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करते हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है उनका भी एक सीज़न होता है कि गर्मियों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें फ़रोख्त हो रही होती हैं, और जो सर्दियों की आइटम है वो सर्दियों में ज़्यादा होती है, वो गर्मियों में नहीं होती। तो इस केस में आप जो है ना यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एडिशनल कुछ चीज़ें भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, या एक प्रॉपर, ताकि उन्हें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। मतलब देखें ना, अभी ईयर एंड ख़त्म हुआ है तो उसमें आपकी सेल आ रही थी 30 अरब रुपए की, ठीक है, और अब हाफ ईयर पे आप गए, आपने सेल शो करवाई है 4 अरब की, तो यूज़र ने कहना है कि भैया क्या हो गया कि 12 महीने की 30 अरब की है और अभी 6 महीने हैं इसकी 4 अरब की है, बाकी डिफरेंस क्या है। तो अब उनको बताएं कि सीजनल नेचर का है काम है, तो इसलिए हम इसको इवनली नहीं दिखा सकते कि मतलब 15 अरब की अब इस ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर पे होनी चाहिए थी। तो आप इस तरह की चीज़ों को डिस्क्लोज कर सकते हैं, या इनको 12 मंथ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिस्क्लोज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने बाकी जो है 15 मिलियन पूरा करने के लिए 11 मिलियन को ट्रायल में डाल देना, नहीं, आपने वही रखना है, जस्ट डिस्क्लोज कर देना है, क्योंकि आपने सेल वगैरह ये वो चीज़ें तो एक्चुअल बेसिस पे ही रखनी है, ठीक है।
चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटेड एज नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ, अगर कोई पॉलिसी चेंज हुई है तो आपने वो ये सेट, मतलब देखें इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जस्ट एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि आपने अगर कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो वो क्या होंगी, कितने नोट्स देने हैं, क्या क्या लिखना है, किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। बाकी आईएफआरएस की कंप्लायंस इसमें हो रही होगी, ठीक है। मतलब अब ये नहीं है कि इसमें जो लीज की अकाउंटिंग है वो किसी और स्टैंडर्ड के अंदर चली गई है, नहीं, लीज की वही आईएफआरएस 16 ही है, आपका रेवेन्यू रिकग्निशन आईएफआरएस 15 ही है, आपकी इन्वेंट्री आईएस 2 ही है, ठीक है। आपकी बोर्विंग्स जो है वो आईएस 39 आईएस 32, जिस तरह भी आप उसको आईएफआरएस 9 में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके चलें, वो सारे स्टैंडर्ड्स अपनी जगह पर कायम है अभी भी, आपने उनको, मतलब इसीलिए तो कह रहे हैं कि आपने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कि मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, उन्हीं की चीज़ों को फर्दर आपने जो है ना वो करना है, एक्स्ट्रापोलेट करना है, ठीक है। आपने इन्हीं को आगे लेकर चलना है। सी अपेंडिक्स फॉर एग्जांपल्स, अगर आपने एग्जांपल्स वगैरह देखनी है ना तो आपने सी अपेंडिक्स मतलब स्टैंडर्ड का जो अपेंडिक्स बी है उसमें एग्जांपल्स लिखी हुई है वो देखनी है, ठीक है। इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट, अच्छा इसमें ना एक गाइडेंस है, दूसरा की है कि पीरियड टू बी प्रेजेंटेड फॉर एन एंटिटी विच पब्लिश इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली, ठीक है, क्योंकि कंपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करती है तो उस केस में वो क्या कौन कौन से डिस्क्लोज दे रही होगी, ठीक है। ये क्वार्टरली के लिए है। मैं आपको एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि पाकिस्तान में एक लिस्टेड कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको रिव्यू करवाता हूँ, जिसमें हाफ ईयर की आप देखेंगे, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे ना तो एक क्वार्टर के हिसाब से लिखा हुआ है कि अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है तो क्या क्या करना है, क्योंकि देखिए ना क्वार्टर भी तो हाफ ईयर से कम होता है ना, तो इंटरम की रिपोर्टिंग ही अप्लाई होती है उसमें, लेकिन मैं आपको हाफ ईयर की दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वो समझ आ गई तो इंशाल्लाह इसको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ये जस्ट जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। आपने कैसे करना है, क्योंकि आपका अभी ईयर एंड ख़त्म हुआ है तो आपने उससे दूसरे कंपेरेटिव को कैसे लेके चलना है, इस तरह का। दूसरा इसी स्टैंडर्ड से ना लिंक्ड एक इफ्रिक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी की, इफ्रिक 10, जो कि इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इम्पेयरमेंट को डिस्कस करती है। वो बेसिकली ये है कि अगर आपने गुडविल थी कंपनी की, ठीक है, तो उस पर इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया था फुल ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो क्या हाफ ईयर में आके आप उसको रिवर्स कर देंगे, मतलब कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो गई हैं ये वो, तो स्टैंडर्ड जो है ना इंटरप्रिटेशन कमेटी इसको मना करता है, वो कहता है कि शुड नॉट रिवर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको जब फुल ईयर पे जाएं तो इसको देख लीजिएगा, जिस तरह से भी आपने इसको रिवर्स करना है या मज़ीद रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। बक्सले पेंट्स लिमिटेड है, ये एक लिस्टेड कंपनी है। इसकी हाफ ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिसंबर 22 की है, इसका ईयर एंड 30 जून 22 है, ठीक है। मतलब जून ईयर एंड है तो हाफ ईयर 31 दिसंबर बन गया इसका। जुलाई 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 की रिपोर्टिंग देखें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखो, कंडेंस का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है, और एज एट 31 दिसंबर 22, और देखें कंपैरेटिव में क्या दिया हुआ है 30 जून 22, जो देखें ना 31 दिसंबर 22 कब से स्टार्ट हुआ होगा, ये हाफ ईयर है तो 1 जुलाई 2022 से शुरू हुआ होगा और 31 दिसंबर 22 पे ख़त्म हो रहा है, 6 महीने की रिपोर्टिंग है। तो इसके कंपैरेटिव में हम क्या दे रहे हैं कि 30 जून 22, मतलब इससे वेरी मोस्ट रिसेंट जो पीरियड है उसको दे रहे हैं। देखो ऊपर लिख भी रहे हैं कि ये जो है ना ये अनऑडिटेड है, लेकिन ये 30 जून के जो कंपैरेटिव है ना ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाए गए हैं, तो इसलिए हम इधर लफ्ज़ ऑडिटेड लिख रहे हैं, ठीक है, और इधर अनऑडिटेड, क्योंकि देखिए हाफ ईयर की जो है ना वो ऑडिट तो नहीं होती, वो रिव्यू होती है, तो बस अब इधर रिव्यू नहीं, रिव्यूड का लफ्ज़ नहीं लिखते, अनऑडिटेड ही लिखते हैं, क्योंकि इसके जो पैरेलल लिखा हुआ है ना वो ऑडिटेड का है। तो अगर इधर ऑडिटेड लिख दिया, इधर लिख दिया रिव्यूड, तो वो जो यूज़र्स हैं जिनके पास शायद इतना नॉलेज इन डेप्थ ना हो कि वो इसमें फ़र्क कर सकें, तो इसलिए हमने क्या किया है, मतलब वो रीज़नेबल एश्योरेंस में और जो एब्सोल्यूट रीज़नेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस में फ़र्क ना कर सकें, तो उस इसलिए हमने इधर जो है ना ऑडिटेड और अनऑडिटेड का लफ्ज़ लिख दिया। अनऑडिटेड से मुराद ये है कि ये रिव्यूड ज़रूर है, हाफ ईयर की फिगर क्योंकि रिव्यूड होती है, ठीक है, क्योंकि ये भी रिक्वायरमेंट है ना,
SACP की आपने हाफ ईयर की फिगर्स को स्टैट्यूटरी ऑडिटर से रिव्यू लाजमी करवाना है। क्वार्टरली और 9 महीने की लिस्टेड कंपनी जो है ना वो वैसे ही बस अपनी इन हाउस ही बना के अपलोड कर देती हैं, लेकिन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हाफ ईयर की हैं उनको रिव्यू करवाना होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। ठीक है, तो देखें जैसे फुल ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी बनती है ना, जस्ट उसी बेसिस पे हाफ ईयर की बनी हुई है। लफ्ज़ कंडेंस लिखा हुआ है, वही हेडिंग है, वही सब टोटल इस्तेमाल हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये लिस्टेड कंपनी, अगर आप इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेट से डाउनलोड करके देखना चाहें तो you can visit Pakistan Stock Exchange and should download the half yearly financial statement as well as yearly financial statement। तो आपको चीज़ें ज़रूर समझ आएंगी, इसीलिए मैंने आपको एक दफ़ा जैसे दिखाना जो है ना वो चाह रहा हूँ। देखें इसकी जितनी भी स्टेटमेंट में कंडेंस का लफ्ज़ लिखा हुआ, और ये देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो मैं पीरियड वाला लफ्ज़ छोड़ के आया था ना, कि कह रहा था कि मैं आपको ये हाफ ईयर के हवाले से बताऊंगा, वो ये है कि जो हाफ ईयर है उसमें आपने क्या करना है। देखें 31 दिसंबर 22 मतलब अपना करंट पीरियड भी दिखा रहे हैं, 31 दिसंबर 21। ठीक है, ये कब ख़त्म हुआ कब शुरू होगा, ये 1 जुलाई 2021 को शुरू हुआ होगा और 31 दिसंबर 21 को ख़त्म हुआ होगा। आप उसको देखें, कंपैरेटिव दे रहे हैं, हाफ ईयर का कंपैरेटिव, और क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2022 का क्वार्टर भी दे रहे हैं, साथ 31 दिसंबर 2021 का क्वार्टर भी दे रहे हैं। बेसिकली हुआ पता क्या होगा, देखें ये 31 दिसंबर 22 है, इसका स्टार्ट किधर से हुआ होगा हाफ ईयर का, 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक की ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन इस पीरियड में एक क्वार्टर जो कि सितंबर का क्वार्टर था, जो कि जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक था, क्लाइंट ने या लिस्टेड कंपनी ने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के भी ना पोर्टल पे अपलोड की होंगी, PSX के पोर्टल में। ठीक है, लेकिन दिसंबर वाले क्वार्टर की, मतलब अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, इसकी नहीं की। इसका बल्कि क्या किया, इसका हाफ ईयर ही किया, मतलब 3 महीने की जो पहले की थी वो भी, और अगले 3 महीने की मिला के 6 महीने की कर रहे हैं। तो इस केस में स्टैंडर्ड मतलब आपसे रिक्वायर करता है, एक रिक्वायरमेंट कह लें या आप इसको जो है लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है कि हमने हाफ ईयर की भी रिपोर्टिंग करनी है, और साथ जो दिसंबर वाला क्वार्टर है ना उसकी भी हम कर रहे होते हैं साथ। ठीक है, तो होपफुली इसको शायद आपको समझ आई हो कि हाफ ईयर एंडेड की रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं इसी में 31 दिसंबर 22 में, और क्वार्टर एंडेड की भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्वार्टर एंडेड कौन सा है, 1 अक्टूबर 2022 से लेके 31 दिसंबर 22 तक, 3 महीनों का। ठीक है, इससे पिछले 3 महीने किधर गए भाई, वो हमने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले ही अपलोड कर दी थी। ठीक है, अब ये हाफ ईयर की है, तो हाफ ईयर पे देखें हम दोबारा 2 दफ़ा तो नहीं करेंगे ना, कि हाफ ईयर की इतनी बना के एक दफ़ा कर दी, बाकी फिर जिस तरह 2 फाइनेंशियल में थोड़ी, हमने इसी में उसको कवर कर लिया है उस क्वार्टर को। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी जस्ट उसी बेसिस पे देखें, ये 2 स्टेटमेंट अप्रोच से चलते हैं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इन्होंने बनाया है पहले, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाली बनाई है। 2 स्टेटमेंट अप्रोच है। चेंजेस इन इक्विटी आपको पता है फार्दर पीरियड की बन रही होती है, तो इसमें भी आपने 3 सालों का जो 3 पीरियड है उसको इनकॉर्पोरेट करके चलना है। इसी तरह जो कैश फ्लो है, हाँ जी, वो भी आपने 31 दिसंबर 22 ये हाफ ईयर और पिछले हाफ ईयर की कंपैरिजन से शो करवानी है। उसके बाद नोट्स आ गए, देखें जी वही नोट्स हैं जो एक नोट 1 होता है, कंपनी क्या है, क्या बिजनेस कर रही है, ठीक है, इसका हेड ऑफिस किधर है, रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में देखने लिख रहे हैं कि दीज कंटेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। वो क्या स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, वो IFRS एप्लीकेबल है फॉर इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद है जी इंटरम फाइनेंशियल स्टैंडर्ड IS 34 के अंडर ये बनी हुई है, और इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशूड बाय द अकाउंटिंग ISB एज नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट, उसके अंडर बनी हुई है। ठीक है, और कंपनीज एक्ट की प्रोविजन को फॉलो किया गया है। Where the provision and directive issued under the Companies Act 2017 differ with the requirement of IS 34, ठीक है, जो लोकल लॉ से डिफरेंस क्रिएट करेंगे जो प्रोविजंस हैं, तो हमने लोकल लॉ को फॉलो किया हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि द क्यूमुलेटिव फिगर फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 मतलब करंट वाली इन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनऑडिटेड
but have been subjected to limited scope review by the auditor of the company। ठीक है, अनऑडिटेड जो हमने लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनऑडिटेड है, ये अनऑडिटेड हुई ही नहीं, ऑडिट ही नहीं हुआ इनका, नहीं। वो कहना है कि ये, अब देखिए ना, आप कहेंगे कि इस पर क्यों नहीं लिखा हुआ भाई, इस पर इधर लिख दिया है। ठीक है, तो ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, दीज कंडेंस्ड इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ कंडेंस इंटरम फाइनेंशियल पोजीशन, इंटरम प्रॉफिट और लॉस, ये वो सारी चीज़ें। ठीक है, और आगे क्या लिखे, द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंटेड इन दीज कंडेंस्ड फाइनेंशियल हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कि जो एसओएफपी की कंपैरेटिव है ना, ये वाली, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट की गई है। ठीक है, तो आप इनको ना लाजमी पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा चीज़ों का, बड़ी चीज़ें आपको समझ आएंगी। वेयर एज द कंपेरेटिव कंडेंस्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और ये वो सारी चीज़ें अनऑडिटेड से एक्सट्रैक्ट की गई हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि दीज इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड all the information and disclosure required in annual financial statements। ठीक है, and should be read in conjunction with the company annual financial statement for the year ended 30 जून 2022। वो कह रहे हैं कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन और डिस्क्लोजर्स नहीं हैं जो कि एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होने चाहिए या होते हैं। तो आप इनको ना फुल सेट ना समझें, अगर आपने मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो इसके जो इससे बिल्कुल जो मोस्ट रिसेंट ईयर एंड गुजरा है ना, आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इकट्ठा करके इनको पढ़ें। शुड रीड इन कंजक्शन विद। बाकी वही अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी वही लिखा हुआ है कि द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन अडोप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स condensed container financial statement are the same as those applied in the preparation of the financial statement for the year ended 30 जून 2022। जो साल की बनाने में अकाउंटिंग पॉलिसी और जजमेंट यूज़ की हैं, वही हमने इस हाफ ईयर की बनाने में यूज़ की है। ठीक है, एस्टीमेट के बारे में भी यही लिखा हुआ है कि जो 30 जून 22 पे थे वही हमने फॉलो किए हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में देखें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में फुल ईयर पे तो ना हम प्रॉपर फिक्स एसेट का स्केजुअल दे रहे होते हैं, लेकिन इधर हम बस जस्ट मूवमेंट दे रहे हैं कि ओपनिंग कितना है, कितना परचेज किया, डिस्पोज किया, डेप्रिसिएशन चार्ज है, ये वो इस तरह की चीज़ें जस्ट डिस्क्लोज कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड है, फुल ईयर पे तो हम यही बता रहे होते हैं कि इसमें से कितना स्टॉक प्लेज है, क्या नहीं है, लेकिन इधर हमने जस्ट बस डिस्क्लोज किया है। ठीक है, तो ये कैश एंड बैंक का नोट है, एडवांसिस का नोट है, ठीक है, सरप्लस का नोट है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का नोट आ गया। देखें अब इसमें ना लीज लाइबिलिटी का नोट है। ठीक है, मैच्योरिटी एनालिसिस है। बाकी अगर फाइनेंस फुल ईयर का नोट देंगे ना तो वो इससे भी ज़्यादा वो है, मतलब मज़ीद जो थोड़ा सा इलेबोरेटिव नोट होगा, साथ साथ कंपैरेटिव भी दे रहे होते हैं उसमें। ठीक है, देखिए कंटीजेंसी कमिटमेंट्स में क्या कह रहे हैं कि जो ईयर एंड पे नोट था ना वही नोट है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आई, अगर आई हैं तो फिर हम डिस्क्लोज कर देते हैं। ठीक है, देखें इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने नोट 21 टू दी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको भी रेफ़र कर दिया, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है ना कि कुछ फिगर्स और कुछ नोट्स यूज़र्स को बताना ज़रूरी है लेकिन उनमें ना कोई चेंज नहीं आई, तो आप क्या करें, उनको अपनी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उधर रेफ़र कर दें जस्ट। ठीक है, बाकी जी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, आप रिकमेंड करूँगा कि आप किसी और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी एक दफ़ा डाउनलोड करके लाजमी इंटरम वाली देख लें, तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके जी, होपफुली आपको चीज़ें इंशाल्लाह समझ आई होंगी। मैंने कोशिश की है, ट्राई की है कि क्विक वे में आपको प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ें समझा सकूँ। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।